दोस्तों नमस्ते। आप सबका स्वागत है इस वेबिनार में। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है अपनी दुकान को किस तरह से व्यवस्थित और अच्छी तरह रखा जाए। और जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो हमारा विशेष फोकस जो है, विशेष ध्यान उन दुकानों पर होगा जो छोटी दुकानें हैं और उनको लगता है कि सुपरमार्केट जिस तरह से बनती है, जिस तरह से ऑर्गेनाइज करती है, जिस तरह से डिस्प्ले करते हैं, वो सुपरमार्केट के लिए ठीक है। ये हमारे लिए लागू नहीं है। हमारी तो छोटी सी दुकान है, काउंटर से हम सर्विस करते हैं। विशेष ध्यान हमारा उन पर होगा कि वो अपनी दुकान में कैसे सुधार कर सकते हैं और उसका फायदा क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर आपके पास एक किराना दुकान है जो एक छोटी शॉप है, आपने सुपरमार्केट देखी होगी कि सुपरमार्केट में वही सब चीजें मिलती है जो आपके किराना की दुकान में है। हो सकता है अगर वो बड़ी दुकान है, बड़ी शॉप है, सुपरमार्केट है, वहाँ रेंज ज्यादा होगी, कुछ कैटेगरी उनके पास ज्यादा हो सकती है, कुछ ब्रांड ज्यादा हो सकते हैं, बट कुल मिलाकर उसी तरह की रेंज, उसी तरह का सामान उनके पास होता है। फिर उनकी दुकान अलग क्यों होती है, अलग दिखती क्यों है? उसकी उसकी वजह है। जब हम सुपरमार्केट चलाते हैं तो उसके पीछे एक साइंस होता है, एक विज्ञान होता है जो कई दशकों से ट्राइड और टेस्टेड, जिसको कहते हैं, टेस्ट किया जा चुका होता है कि इस तरह से दुकान को में सामान रखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी कैटेगरी पहले रखी जाएगी, उसके बाद कौन सी कैटेगरी आएगी, उसके बाद कौन सी कैटेगरी, इस तरह से लोगों को, कस्टमर्स को चलने फिरने के लिए कितनी जगह चाहिए, प्रोडक्ट का डिस्प्ले किस तरह का होना चाहिए जिससे सेल बढ़े। तो हर चीज का एक साइंस है, प्रूव्ड है, जो कि टेस्टेड है, वो काम करता है। और एक तो फर्क ये भी है कि सुपरमार्केट में कस्टमर अंदर खुद जाकर शॉपिंग करता है, इसलिए सुपरमार्केट के लिए तो बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उस सुपरमार्केट या शॉप को इस तरह से सजाया जाए, इस तरह से उसकी मर्चेंडाइजिंग किया जाए, इस तरह से उसका लेआउट बनाया जाए कि ग्राहकों को आसानी और सुविधा हो। और उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ग्राहकों के सेटिस्फैक्शन, उनके एक्सपीरियंस, उनको जो आनंद मिलता है इससे वो, और ये भी कि वो ज्यादा खरीदी करने लगते हैं और उस खरीदी का जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसको भी एंजॉय करते हैं। हालांकि ये सेल्फ सर्विस वाली जो चीज है वो हमारे किराना की दुकान में हो सकता है लागू ना हो, क्योंकि दुकान 100, 150, 200, 250 स्क्वायर फुट की है, एक शटर वाली या दो शटर वाली दुकान है, और हम उस दुकान से काउंटर से ही सर्विस करते हैं। तो कई बार हमारे किराना वाले भाइयों को लगता है कि ये सब सिद्धांत जो मैं सुपरमार्केट में देखता हूं वो मेरे लिए कुछ काम का नहीं है, क्योंकि कस्टमर तो अंदर आने वाला है नहीं, और मैं ये दुकान 20 साल से चला रहा हूं, मुझे तो पता है कहाँ क्या सामान रखा है, मुझे क्या जरूरत है दुकान को बदलाव करने की या व्यवस्थित करने की। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इससे एक किराना के स्टोर में जहां कस्टमर अंदर नहीं आ रहे हैं, उससे वहां पर भी अगर दुकान को व्यवस्थित ढंग से रखा जाए तो उसका क्या क्या फायदा होता है। सबसे बड़ा फायदा जो उसका दुकान को व्यवस्थित करने से, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके डिस्प्ले करने से ये है कि आपकी जो जगह है उसका उपयोग बेहतर होता है। जगह का उपयोग बेहतर होने से मतलब ये नहीं कि कोई कह सकता है कि ठीक है भाई, आज तो भी हमने अपनी दुकान में माल बिल्कुल जैसे दबा के भर के रखा है पूरी तरह से, तो मैं तो उपयोग कर रहा हूं, लेकिन अगर जो माल पीछे पड़ा हुआ 2 महीने 3 महीने से बाहर नहीं आया, वो उपयोग नहीं है, वो दुरुपयोग है, क्योंकि आपकी जगह भी फंसी हुई है, आपके माल में पैसा भी फंसा हुआ है। हो सकता है पीछे रखे रखे वो पैकेजिंग खराब हो जाए या प्रोडक्ट भी खराब हो जाए, तो वो सही यूज नहीं है। तो सबसे बड़ा फायदा जो आपको दुकान को ऑर्गेनाइज करने में है वो ये है कि आपकी जगह का सही उपयोग कर रहे हैं। जगह का सही उपयोग क्यों जरूरी है?
आप जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस में सबसे बड़ी लागत जो है वो जगह की है। आपका हर चीज जगह के हिसाब से चलता है। अगर आपने दुकान खरीदी है, वो भी पर स्क्वायर फुट का रेट दिया होगा कुछ, या आप अगर किराए पे भी दुकान लिए हैं तो जितनी बड़ी दुकान होगी उतना ज्यादा रेंट, जितनी छोटी दुकान होगी उतना कम रेंट उसी जगह पे। इसका मतलब पर स्क्वायर फुट की वैल्यू वहां पर भी है। उसी तरह से आपका बिजली का खर्च भी, जितनी बड़ी दुकान होगी लाइटिंग वगैरह में उतना ज्यादा खर्च होगा। तो सब कुछ आपके दुकान के साइज से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब आपकी जितनी भी लागत लग रही जो फिक्स है, फिक्स कॉस्ट जिसको कहते हैं, वो आपके दुकान की साइज के ऊपर है। इसका मतलब आपका हर एक खर्च जो है दुकान के, हर एक खर्च मतलब ज्यादातर खर्च आपका 80% खर्च जो है दुकान के साइज से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं एक हर स्क्वायर फुट नहीं, हर स्क्वायर इंच जगह का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं वो आपके बिजनेस के फायदे या नुकसान को तय करता है। इसलिए जगह का सही उपयोग करने के लिए दुकान को व्यवस्थित ढंग से रखना जरूरी है। दूसरा जो कारण है अपनी दुकान को व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए, वो है, आपने शायद सुना हो कैटेगरी मैनेजमेंट के बारे में। कैटेगरी मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी किराना वाले के लिए या किसी भी रिटेलर के लिए। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको टाइम मिले तो हमारे किराना फ्रेंड्स ऐप पे एक वेबिनार है कैटेगरी मैनेजमेंट पर, उसको जरूर देखिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि हर कैटेगरी से बेहतर मुनाफा कैसे कमाया जा सके। अभी हम उस पर डिटेल पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कैटेगरी मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि आप अपनी दुकान का मैनेजमेंट जो है टुकड़ों टुकड़ों में देखिए, कैटेगरी कैटेगरी में देखिए। क्योंकि एक कस्टमर की जरूरत जो एक कैटेगरी पूरी करता है वो दूसरी कैटेगरी नहीं पूरी करेगा। तो उस कैटेगरी से आप कितना ज्यादा सेल कर सके, क्योंकि कस्टमर तो आपके लिमिटेड है। अगर आपके 500 कस्टमर बंधे हुए हैं तो वो इतनी आसानी से बढ़ेंगे नहीं। लेकिन उन कस्टमर से की वो जरूरत पूरी करने के लिए जितना अच्छी तरह करेंगे, आपकी हर कैटेगरी उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। इसलिए आप दुकान का टोटल मैनेजमेंट के बजाय कैटेगरी बाय कैटेगरी मैनेजमेंट करेंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे या आप ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो जब आप दुकान को व्यवस्थित रखते हैं और कैटेगरी का डिस्प्ले हिसाब से रखते हैं तो आप उस कैटेगरी का प्रबंधन या मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं। आप उदाहरण लीजिए कि आपने साबुन, नहाने का साबुन 2 अलग जगह पे रखा हुआ है, 3 अलग जगह पे रखा हुआ है, तो आपको वो साबुन की कैटेगरी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है इतनी आसानी से नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आपने बाथरूम से रिलेटेड, बाथरूम में काम आने वाली चीजें सारी एक साथ रखी हैं और उसमें भी आपने डिवाइड करके रखा है कि ये मेरा टूथपेस्ट है, ये टूथब्रश है, ये नहाने का साबुन है, ये शैम्पू है, ये सब चीजें, तब आपको पता चलता है कि ये विशेष जरूरत जो कस्टमर की है, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली चीजें, वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं या उसको कैसे और बेहतर किया जाए। तो आपकी कैटेगरी पे नजर रहती है, इसकी वजह से आपका कैटेगरी मैनेजमेंट बेहतर होता है और हर कैटेगरी से आप बेहतर मुनाफा कमा पाते हैं। तीसरा फायदा यह है कि जब चीजें एक हिसाब से लगी हो, हर एक की एक जगह फिक्स हो, आपके पास जाहिर सी बात है कि छोटी शॉप है तो आपके पास कोई सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर शायद ना हो जिससे आपको रिपोर्ट मिलती हो कि क्या सामान मेरे पास है और कितना हफ्ते में या महीने में बिकता है। लेकिन अगर शेल्फ हिसाब से लगे हुए हैं तब आपको एक नजर डाल के भी पता चल जाएगा कि कोई आइटम आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं या कोई कैटेगरी में स्टॉक लेवल बहुत कम होने वाला है जिससे आपकी सेल लॉस होगा, उसको फौरन आपको खरीदारी करके भरनी चाहिए। ये आप एक जगह से खड़े होके या बैठ के नजर डाल के पता लगा सकते हैं, भले ही आपके पास कोई रिपोर्ट, पेपर के ऊपर कोई रिपोर्ट ना हो। चौथी चीज ये है कि
आप अपने घर का किचन देखिए। आप, मैं अपने घर का किचन खुद संभालता हूं, और अगर मैं आंख बंद कर लूं, कौन सा मसाला कहां रखा है मैं ड्रॉर खोल के निकाल सकता हूं, या कौन सा बर्तन निकालना है मैं आंख बंद करके निकाल सकता हूं। उससे क्या फायदा होता है? वो सब फायदे जो मैंने कहा, जगह का बेहतर उपयोग, वो सब अपनी जगह है, लेकिन इससे टाइम कितना बचता है। अगर आप खाना बनाने के टाइम हल्दी डालने के बाद आप मिर्ची ढूंढने लगे, तब तो जल जाएगा सब। तो शायद आपको पता ना चलता हो कि आपकी दुकान में आपका अपना टाइम, कस्टमर नहीं आ रहा है अंदर, लेकिन आपका टाइम चीजों को इकट्ठा करने में, ग्राहक की जरूरत के हिसाब देने में कितना जा रहा है। अगर दुकान हिसाब से लगी होगी तो आपका टाइम भी बचेगा, और आपका कस्टमर भी खुश होगा कि उसको ज्यादा देर आपके दुकान के काउंटर पे इंतजार नहीं करना पड़ा। तो आपके टाइम का सदुपयोग भी होता है। अगली चीज यह है कि दुकान भी सुंदर लगती है। कई बार लोग समझते हैं कि दुकान का जो, जिसको प्लानोग्राम कहें या लेआउट कहें या डिस्प्ले कहें, मर्चेंडाइजिंग करें, कई बार लोगों को लगता है कि ये सिर्फ सुंदर लगने के लिए है। नहीं, सिर्फ सुंदर लगने के लिए नहीं है, और भी कारण है जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन सुंदर भी लगना अपने आप में एक जरूरी चीज है। अगर मैं एक कस्टमर की तरह एक मार्केट में गया और 3-4 दुकानें मुझे दिख रही हैं जो एक ही तरह का सामान बेचती हैं, और मैं नहीं जानता, पहले मेरा तजुर्बा नहीं रहा है किसी दुकान पे, मैं किस दुकान की तरफ जाऊंगा? जो ज्यादा अट्रैक्टिव, सुंदर, साफ सुथरी लगेगी। तो दुकान का अट्रैक्टिव लगना भी बहुत जरूरी है। आपकी दुकान सुंदर लगे, इसके लिए भी व्यवस्थित होगी, आपको साफ सफाई करने में, रखने में आसानी होगी। और आप देखेंगे कि अगर आप कोई सामान, जैसे कोई आइटम 20 पीस रखे हैं और 10 बिक गया और 10 आपने नया ला के रखा, आपने उसको सामने लगा दिया, पुराना वाला पीछे रह गया। कई बार खाने पीने की चीज हो गई, वो पीछे वाला जो स्टॉक है पीछे ही पड़ा रहता है, यहां तक कि एक्सपायर हो जाता है, पैकेट गंदा हो जाता है, धूल पड़ जाती है। लेकिन जब आप दुकान व्यवस्थित ढंग से, हिसाब से चलाएंगे, तो आप पीछे वाला माल निकाल के आगे करेंगे और फ्रेश जो स्टॉक आया है वो पीछे करेंगे। ये एक्सरसाइज करने में दो फायदा है। एक तो कोई सामान एक जगह पे टिका नहीं रहेगा ज्यादा टाइम तक, और वो जगह साफ सुथरी रखी जा सकती है, सामान की एक्सपायरी नहीं होगी, आपके पास स्टॉक फ्रेश रहेगा। अगर आप ब्रेड बेचते हैं तो आप क्या करेंगे? आप पुरानी ब्रेड को पीछे रखते जाएंगे और नई सामने रख के और उसको बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका स्टॉक एक्सपायर होगा। ये ब्रेड एक एग्जांपल है क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, बट हर एक प्रोडक्ट की कोई ना कोई शेल्फ लाइफ होती है। भले ही साबुन की बट्टी भी हो, तो 6 महीने से पड़े रहेगी, तो वो कल आप ग्राहक को देंगे तो उस पर धूल, मिट्टी या उसका कलर फेड हुआ होगा, वो ग्राहक पसंद नहीं करेगा। जब आप उसको सही ढंग से डिस्प्ले करेंगे तो हमेशा आप पुराना वाला माल, जिसको हम कहते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आया है वही पहले बिके, जो बाद में आया है वो बाद में बिके। और जब ये सब चीजें होती हैं, आप जगह का उपयोग सही करते हैं, स्टॉक आउट नहीं होता है और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, ये सब होता है, तो अपने आप आपकी सेल बढ़ती है। सेल बढ़ने के साथ साथ आपकी स्टॉक की प्रोडक्टिविटी, जिसको स्टॉक टर्न बोलते हैं, या कितनी बार माल को घुमाया है वो बोलते हैं, तब वो आपका बढ़ता है। उसका सीधा संबंध आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से है। अगर आप 5 लाख का माल रखे हैं और 10 लाख की महीने की सेल कर रहे हैं, तब आपका वही स्टॉक आपको, आप 2 बार घुमा रहे हैं महीने में। लेकिन अगर आप 5 लाख का स्टॉक रख के 5 लाख की सेल कर रहे हैं, तो आपके पास स्टॉक ज्यादा दिन का पड़ा हुआ है, बहुत पुराने स्टॉक भी पड़े हुए हैं। तो ये स्टॉक टर्न की एफिशिएंसी आपके धंधे का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। कहीं भी माल फंसना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आप
लालच में आके ज्यादा मार्जिन के चक्कर में ज्यादा स्टॉक ले ले, कोई फायदा नहीं है। अगर वो स्टॉक बिकेगा तभी आपका फायदा होगा। तो जल्दी बेचिए, जल्दी खरीदिए। तो ये सब वजह है कि दुकान को जो है अच्छी तरह से उसका लेआउट अच्छा हो। एक जिसको प्लानोग्राम कहते हैं, प्लानोग्राम उसको कहते हैं रिटेलर्स, रिटेल की भाषा में, जो कि आपके जितने भी शेल्व्स हैं आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी पहले आएगी, उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद क्या आएगी, एक हिसाब से सब कुछ माल लगा। अब कैसे करना है वो अब उसके बारे में आपको थोड़े से डिटेल में बताता हूँ। इसी तरह का लगाना चाहिए कि हम अपनी आमतौर पे एक सुपरमार्केट में 28 कैटेगरी होती है। किराना में भी वही आइटम होते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, हो सकता है ब्रांड दुकान छोटी होने की वजह से कम ब्रांड रखे हो, कम साइजेस रखे हो, या रेंज थोड़ी कम हो, लेकिन वही 28 कैटेगरी सब जगह चलती है, जहां पर की कस्टमर की महीने भर की जो शॉपिंग की जरूरत होती है, रोजमर्रा की जिंदगी की, वो 28 कैटेगरी पूरा करती है। सुपरमार्केट में बड़ी जगह है तो हर कैटेगरी का अपना अलग स्थान है, अपना अलग शेल्फ है। लेकिन आप 28 कैटेगरी में मैनेज करने जाएंगे या डिस्प्ले करने जाएंगे तो मुश्किल होगी एक छोटी दुकान में। तो आपको पहला क्या करना है, उन कैटेगरी का एक ग्रुप बनाइए। उन कैटेगरीज का एक ग्रुप बनाइए जिससे कि आपके डिपार्टमेंट बन जाए। गायत्री, दिस स्लाइड इज इन मूविंग। उनको स्लाइड मूव नहीं हो रही। उनको स्लाइड मूव। मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी या ग्रुप कहेंगे जो किराना में होता है, वो ग्रोसरी का होता है। अनाज, गल्ला, आटा, दाल, चावल, मटर, चना, पोहा, ये सब आइटम्स जो उसके अंदर आते हैं। मसाले, और उसके साथ साथ मसाले के साथ साथ ऑयल, जो मतलब किचन की खास काम करने वाली चीजें हैं। ग्रोसरी, आपका सेल का सबसे बड़ा हिस्सा ग्रोसरी से आता है, और ग्रोसरी में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। उदाहरण के लिए आपको ये स्लाइड दिख रही है, मैं उम्मीद करता हूं। ग्रोसरी में जैसे मैंने कहा, आटा, दाल, चावल, उसके अलावा सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, घी, ऑयल, पापड़, अचार, चाय, कॉफी, शक्कर, उपवास आइटम, ये सब चीजें जो है आपकी रेगुलर ग्रोसरी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक ये डिपार्टमेंट आपका दुकान में बन गया। दूसरा जो है वो है खाने पीने की चीजें, लेकिन जो एफएमसीजी कंपनी बनाती है। आपके बिस्किट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, इंस्टेंट फूड, आजकल ये कैटेगरी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये भी अधिकतर खाने पीने की चीजें ही हैं, लेकिन एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाले आइटम है। ये आपका दूसरा डिपार्टमेंट हो सकता है। और इसी तरह से तीसरा हिस्सा आपके स्टोर का, जब मैं डिपार्टमेंट कह रहा हूं तो दुकान को हिस्से में बांटने की बात कर रहा हूं मैं। तीसरा हो सकता है जो खाने पीने की चीजें नहीं है, एफएमसीजी वाले प्रोडक्ट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, नहाने का, धोने का साबुन, किचन बाथरूम की चीजें, ये सब चीजें एक डिपार्टमेंट। और इसी तरह से बहुत से आइटम आप रख सकते हैं अपने दुकान में। हो सकता है जो कि हर महीने नहीं खरीदे जा सकते, लेकिन आमतौर पे लोग जब मंथली शॉपिंग करते हैं उस टाइम पे ही खरीदते हैं, या कोई इमरजेंसी के टाइम पे जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर किचन के सामान हो गए, प्लास्टिक के डब्बे, स्टेशनरी, पेपर के प्रोडक्ट्स, पेपर कप, प्लेट्स, या बल्ब हो गए, टॉर्च की बैटरी हो गई, इलेक्ट्रिकल आइटम, इस तरह की चीजें आपका जनरल मर्चेंडाइज हो गया। तो इसी तरह से आप अपनी जरूरत के हिसाब से डिपार्टमेंट बना सकते हैं। लेकिन मैंने मोटा मोटा ये आइडिया दिया है, जनरल मर्चेंडाइज, नॉन फूड जो खाने की चीज नहीं है वो एफएमसीजी वाले आइटम्स, और फूड एफएमसीजी वाले आइटम्स, और ग्रोसरी जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और इस पे आपका सबसे ज्यादा
ध्यान होना चाहिए। तो अगर आप देखें, आपकी दुकान मान लीजिए एक शटर की शॉप है इस तरह की, तो आप क्या करेंगे? पहले तो ग्रोसरी रखिए सामने। पहले कस्टमर को पता चलना चाहिए कि आप किराना की दुकान है, आपके यहाँ चावल, आटा, दाल, हर तरह की हर तरह की दालें, चना, मटर, ये सब चीज, मसाले सब आपके यहाँ है। तो ये आप कस्टमर को दिखेगा। आप ग्रोसरी से शुरू कर सकते हैं, और ग्रोसरी आइटम ही सबसे ज्यादा मंथली शॉपिंग में कस्टमर की लिस्ट पे होते हैं। इसलिए ये अच्छी चीज होगी कि वो सामने रहे। वो अंदर रहेगा तो शायद लोगों को आइडिया ना हो कि आपकी ये ग्रोसरी में स्पेशलाइजेशन है। और उसी के साथ साथ बाकी खाने की चीजें जैसे बिस्किट्स वगैरह, ये सब चीजें उसी के साथ ही एक लाइन में। तो एक तरफ हो गया आपका खाने पीने का पूरा सामान। आप सामने के एरिया में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉन फूड, आपका साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब चीजें सामने रख सकते हैं। इसकी दो वजह है। पहली वजह कि इसकी पैकेजिंग वगैरह अट्रैक्टिव रहती है, अच्छी लगती है, तो सामने दिखेगा तो अच्छा लगेगा। दूसरा चीज, खाने से और ये बाकी क्लीनिंग वगैरह की चीजें अलग रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी खुशबू जो है खाने में आ सकती है। इसलिए आप अच्छी सुपरमार्केट में जाएंगे तो वो एक ही बैग में दोनों चीजें नहीं डालते आमतौर पे। वैसे तो हर तरह के सुपरमार्केट मिलेंगे, लेकिन आमतौर पे, या आप हिंदुस्तान से बाहर जाइए शॉपिंग कीजिए, हमेशा वो खाने पीने का आइटम अलग पैक करेंगे, और बाकी सब चीजें जैसे क्लीनिंग हो गया, शैम्पू, सोप, ये सब अलग पैक करेंगे। तो ये स्टॉकिंग में अगर आपका अलग रहेगा तो आप साबुन वगैरह की खुशबू आपके खाने की चीजों में नहीं आएगी। दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं कि आपके जनरल मर्चेंडाइज जैसे प्लास्टिक की चीजें, ये बाकी जो चीजें जो खाने पीने से रिलेटेड नहीं है, जो जैसा मैंने कहा हर मंथ नहीं खरीदता है इंसान, लेकिन ये मंथली शॉपिंग के साथ जुड़ी होती है। बहुत सी छोटी शॉप्स में बीड़ी, सिगरेट्स, टोबैको, गुटखा, ये सब चीजें होती है जो आमतौर पे जहां आपका काउंटर हो वहां पर ही रहता है, क्योंकि आइटम छोटे छोटे होते हैं, इस पे बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, काफी लोग आते जाते रहते हैं इस एरिया में, तो आपसे नजदीक होगा तो अच्छा है। और काउंटर के ऊपर वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, लेकिन जिसको हम इम्पल्स परचेज कहते हैं, मतलब आपने अगर डिसाइड नहीं भी किया है कि हम ये खरीदने जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा तो आप चाहते हैं कि मैं ये लूं। जैसे चॉकलेट्स हो गई, छोटी छोटे आइटम्स हो गए जो आदमी बिना प्लान के भी खरीद लेता है, वो भी काउंटर के ऊपर होना चाहिए। तो ये एक उदाहरण है कि आपको जरूरी नहीं है आप बिल्कुल यही फॉलो करें। ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। आप अपने स्टोर के लिए कौन कौन से मेन ग्रुप हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट आप बनाना चाहेंगे, उसके हिसाब से आप फैसला कीजिए। वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें कितने आइटम है, उसके हिसाब से जगह भी, यहां जगह सबकी करीब करीब बराबर दिख रही है, सच्चाई में बराबर नहीं होगी। हो सकता है आपकी ग्रोसरी के साथ जगह और ज्यादा हो। साथ ही साथ ग्रोसरी वगैरह में बड़े आइटम्स जो हैं, जो बीच की जगह खाली है, चाहे वो काउंटर के ऊपर या जमीन के ऊपर भी एक पैलेट के ऊपर बड़े बड़े पैकेट्स रखे जा सकते हैं, या जगह हो तो काउंटर और शेल्फ भी बन सकते हैं। तो बीच की जगह वेस्ट नहीं है, वहां बड़े बड़े आइटम रखिए जिसको शेल्फ की जरूरत नहीं है। तो इसके हिसाब से आप अपना लेआउट, और जिसको हम अभी कह रहे थे प्लानोग्राम, मतलब मोटा मोटा कौन सी कैटेगरी किस जगह जाएगी, वो आप तैयार कीजिए, और फिर उसके बाद अपना डिस्प्ले शुरू करिए। एक उदाहरण लेते हैं ग्रोसरी का। ग्रोसरी के अंदर जैसे दिखाया गया है, आप नीचे ये अनाज, गल्ला वगैरह जो चीजें हैं वो रख सकते हैं। फिर एक जगह बनाकर आपका घी, ऑयल सब एक साथ। जरूरी ये है कि जो भी कैटेगरी आप कर रहे हैं वो एक साथ रहे। उसके अंदर भी बहुत बेहतर डिस्प्ले किया जा सकता है, लेकिन उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल तो ये देखना है कि कैटेगरी बाय कैटेगरी आप दुकान में कैसे जगह प्लान कर रहे हैं, और इसके करने के बाद आपको ये देखना है कि मेरी हर जगह की, आपका जितना भी यहां खाने बने हुए हैं वो हर एक आपकी अलग दुकान है, ये मान के चलिए।
ये दुकान आपको फायदा दे रही है कि नहीं। आपकी कुल दुकान तभी फायदा देगी जब आपकी ये छोटी छोटी दुकानें के अंदर जो दुकान है वो फायदा दे रही है कि नहीं। अब तेल उदाहरण लीजिए, आपने तेल घी के लिए कितनी जगह दिया है और सेल कितनी होती है, मार्जिन कितना मिलता है, उस जगह से आप कितना कमा रहे हैं। बिकॉज अगर कोई प्रोडक्ट या कैटेगरी आपको उतनी जगह और उतना इन्वेस्टमेंट लेके आपको कमा के नहीं दे रही है, तब तो सवाल उठता है कि उसके लिए क्या करना चाहिए। और जब तक ये आप नहीं करेंगे, आप उस कैटेगरी से बेहतर रिटर्न या बेहतर मुनाफा नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा, इनमें से हर एक आपके लिए एक दुकान है। एफएमसीजी फूड का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी वगैरह की जगह होगी, आपके नमकीन, मिठाई, स्वीट्स वगैरह होगा, इंस्टेंट फूड, मैगी, ये सब चीजें होंगी, बिस्किट्स होंगे। अब आपको फिर ये सोचना है कितनी इसके लिए जगह देनी है, कितना स्टॉक रखना है, कितनी सेल होती है। अगर सेल कम होती है तो बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बढ़ाने के बावजूद भी अगर आपको लगता है इससे ज्यादा सेल नहीं बढ़ सकती है, तो ये देखिए उसको कम जगह और कम स्टॉक से वही सेल आप कैसे प्राप्त करें और वही मुनाफा, ताकि आपकी जो जगह खाली होगी उसमें कोई आप नए आइटम और नई कैटेगरी शुरू कर सकते हैं। तो जब आप दुकान को इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, आपका मैनेजमेंट जो है हर एक कैटेगरी का बेहतर हो जाएगा। नॉन फूड का एग्जांपल लीजिए, इसमें आपके डिटर्जेंट्स, टॉयलेट क्लीनर्स, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, हर एक की अलग जगह होनी चाहिए। जैसा हमने कहा कि इससे भी मैनेजमेंट बेहतर होगा। शुरुआत के लिए हमारा सजेशन होगा, आप यहां से शुरुआत करें, ये एक पहला कदम होगा। उसके बाद और भी चीजों के बारे में बात करेंगे आपसे कि और डिस्प्ले कैसे बेटर हो सकता है, स्टॉक का मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, इन्वेस्टमेंट को कैसे देखें, मार्जिन्स कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में भी आपसे चर्चा होगी। तो जैसे कि हमने अभी देखा, एहतशाम जी ने हमें बड़ी अलग-अलग चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे हमें स्टोर के अंदर सफाई रखनी चाहिए, स्टोर को आकर्षित बनाने के लिए। उसके साथ-साथ कैसे हमें कौन से प्रोडक्ट्स कहाँ, कैसे और किसके बाजू में लगाने चाहिए। तो ये सब जानकारी हमें एहतशाम जी ने अभी दी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे जितने भी भाई, किराना भाई जुड़े हैं हमारे साथ, अ, उन्हें कि अगर उनका कोई सवाल है या उनको कुछ पूछना है एहतशाम जी से, तो आप प्लीज़ हमें चैट बॉक्स में अपने सवाल भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि सभी सवालों के जवाब दे पाएँ। समय थोड़ा है कम, लेकिन हम कोशिश करेंगे सभी के साथ इन सवालों के जवाब देने। तो प्लीज़ अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ चैट में डाल दीजिए, हम आपकी मदद करना चाहेंगे। तो हमें अभी एक सवाल आया है रमेश जी से। रमेश जी पूछ रहे हैं एहतशाम जी कि जैसे आपने एक पिक्चर में एफएमसीजी और ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी में बताया कि ग्रोसरी के बाजू में एफएमसीजी होनी चाहिए। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर ऐसे ही लगानी है या हम कोई और प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हैं, जो साथ में सामान है उसका, वो जानना चाहेंगे। गुंजाइश अपने हिसाब से करने की जरूर होती है, लेकिन कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना जरूरी है। ऐसा नहीं कोई इसमें एक बहुत ही फिक्स ये है कि ऑयल लेफ्ट पे हो मसाला राइट पे हो, इतना डिटेल में नहीं है फिक्स, लेकिन कुछ सिद्धांत फॉलो करना जरूरी है। जैसा मैंने बताया कि ये जो खाने पीने की चीजें एक साथ होनी चाहिए जी, और वो भी ग्रुप्स में होनी चाहिए। जैसे घी और तेल भी खाने पीने की चीज है, मसाले भी खाने पीने की चीज है, लेकिन आप उन सबको ग्रुप में करके एक साथ रखते हैं। जी, उसी तरह से एफएमसीजी, बिस्किट भी खाने पीने की चीज है और आटा दाल चावल भी खाने पीने की चीज है, लेकिन एक रेडी टू कुक पैक्ड है, इसके हिसाब से आप उसको अलग रखते हैं।
अगर बड़ी दुकान हो तब तो और डिटेल में उसमें जाना पड़ेगा कि क्या कैटेगरी कैसे फ्लो होती है। लेकिन छोटी शॉप में थोड़ी बहुत आपको लिबर्टी ज्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती उम्मीद है रमेश जी हमने आपके सवाल का जवाब दिया रहेगा और आपकी मदद हुई रहेगी। और आप अपने अगर स्टोर में ऐसा कुछ नया करें तो हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम भी देखें हमारी सलाह, हमारे एक्सपर्ट की सलाह आपके कुछ काम आएगी। दूसरा सवाल है एहतेशाम जी हमारे आकाश जी से, कि जो बिहार से है, वो पूछ रहे हैं कि डिस्प्ले में काफी बारी जो पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर धूल जमा हो जाती है, भले ही पैकेट नया हो या ऐसे हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये बात तो सही है। अगर आपकी दुकान बिल्कुल सड़क के किनारे है और आसपास कच्ची सड़कें हैं, कंस्ट्रक्शन है, धूल जमा होती है, तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि सफाई पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। आपका काम उतना मुश्किल होगा जितना आपके आसपास धूल है, लेकिन सफाई रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का कस्टमर का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, उसकी जी जी। अपेक्षाएं, उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। एक टाइम था कि वो दुकान वाला अगर धूल भरा हुआ पैकेट डाल दिया, आदमी खुद झाड़ के लेके चला जाता था, कुछ कंप्लेंट नहीं करता था। लेकिन आज कस्टमर के पास बहुत ऑप्शन है, वो वहां जाएगा जहां जहां साफ सफाई मिलती है। इसलिए आपको पर्सनल अटेंशन देना पड़ेगा कि दुकान और दुकान के सामान साफ सुथरे रहे। उसके अलावा जैसा मैंने सजेस्ट किया था कि अगर जब स्टॉक भर रहे हैं तो ये नहीं जो जगह खाली हुई उसको भर के छोड़ दिया, नहीं, जो चीज भर रहे हैं वही एक मौका होता है, उसको सामान को निकालिए, जगह को साफ करके फ्रेश माल पीछे डाल के, जो पुराना माल पीछे था उसको सामने डालिए। इस तरह से इन रोटेशन आपकी सफाई होती रहेगी और धूल उतनी नहीं जमेगी। अगर आप उसको छोड़ देंगे और दिवाली के टाइम पे सफाई करेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। सर जी एक और सवाल है हमारा सांची जी से, जो पटना से है। वो बता रही है कि कैसे हम छोटे पैमाने पे जो सामान नीचे पड़ा हुआ रहता है उसको कोई ऐसे डिब्बे में या कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। देखिए, हर तरह के डिस्प्ले के लिए, सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है आज। हर तरह के डिस्प्ले के लिए अलग तरह का अरेंजमेंट होता है। शेल्फ, ज्यादातर चीजें शेल्फ पे अच्छी रहती है और सुविधाजनक भी होती है।